तो ये मेरे हाथ में क्या है? नहीं, सैलरी है। ठीक है, तो कितनी सैलरी है देखते हैं। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, 10 सैलरी है मेरे हाथ में, ऐसे बोलते हैं। 10 लाख रुपए की सैलरी है सपोज। तो ये जो 10 सैलरी है, अगर मेरे को किसी एम्प्लॉय को पे करना है तो मैं कैसे करूंगा? नहीं, मैं उसको ऐसे दूंगा। करेक्ट? अरे हंस क्यों रहे हो? पे करना है तो देना पड़ेगा ना मुझे। ठीक है, बट मैं एक गलती कर रहा हूँ। सबसे पहली गलती क्या कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा उसमें काट। ये मैंने क्या काटा? एग्जैक्टली। ठीक है। इसको लोग बोलते हैं क्या? इन हैंड सैलरी। करेक्ट। अब ये एक महीना खत्म है, नेक्स्ट मंथ आता है। नेक्स्ट मंथ मैंने एम्प्लॉय आया, मैंने उसको क्या बोला? तेरी 10 सैलरी थी ना, 10। मैं तेरे को इस महीने 20 देता हूँ। ठीक है, लेकिन जो तेरे को नेक्स्ट 10 चाहिए ना, उसके लिए तुझे मुझे 2 सैलरी देनी पड़ेगी। ठीक है, मैं और 10 तुझे दूंगा, लेकिन मुझे 2 सैलरी देनी पड़ेगी। अब ये क्या है? ये मैं उसको ना एक पेपर का टुकड़ा दे रहा हूँ। ठीक है, अब इसको समझो ऑप्शन। ऑप्शन यानी क्या? पेपर का टुकड़ा। पेपर का टुकड़ा क्यों? क्योंकि इसमें एक ऑप्शन दिया है आप लोगों को कि आप चाहो, ठीक है, जरूरी नहीं है, चाहो तो 2 सैलरी, दो कार्ड ऑफ सैलरी देके इसके अंदर जितने भी 10 कार्ड ऑफ सैलरी के इक्विवेलेंट शेयर्स है ना, वो आप खरीदो। तो अब मैं सस्ते में दे रहा हूँ ना, लेकिन एक तरीके से सैलरी दे रहा हूँ। तो ऐसा काफी सारी कंपनीज कर रही है, सैलरी देने के बजाय अपने कंपनी के शेयर्स दे रही है। इसको क्या कहते हैं? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। तो एक स्कीम रन कर रही है जिसमें सैलरी के साथ साथ एक और चीज दे रही है। तो बताओ, ये चीज भी इनकम हुई कि नहीं? सबसे फंडामेंटली ये भी चीज इनकम हुई। करेक्ट? तो अगर किसी के फॉर्म 16 में ईसॉप दिख रहा है, मतलब उसको क्या मिला? शेयर्स। किसी कंपनी के शेयर्स मिले। तो यहां तक हमें क्लियर है। ठीक है, लेकिन ये सेकंड ट्रांजैक्शन देखो कैसे हो रहा है। पहले मैं उसको 10 दे रहा था ना, नहीं 8 दे रहा था ना, 2 काट के। इस बार तो मेरे को इसके भी पैसे लेने हैं। 2 लेने हैं ना, तो दे दूं ये 6? नहीं, इसमें से भी मैं एक और काटूंगा। पता है क्या हुआ? इस पे लगा हुआ टैक्स भी मैंने काट लिया। तो एक और बात समझ में आई कि ये भी इनकम है, तो इस पे भी तो टीडीएस आ रहा होगा। तो इस पे भी रेलेवेंट जो भी कैलकुलेशंस है, अब वो कैलकुलेशन क्या है हम देखेंगे। बट पिछले महीने तो इससे ज्यादा मिला था बेचारे को। बट इसको जो मिल रहा है अभी, वो एक्सेस टीडीएस भी कट के आ रहा है, ऊपर से उसने ये खरीदने के लिए कुछ पे भी किया है, ये तो दे दूंगा मैं उसको, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, बट एज एन एम्प्लॉयर मैंने ज्यादा टीडीएस काटा और ये मैं गवर्नमेंट को पे कर। तो इसको कहते हैं ईसॉप। ईसॉप का स्कीम। ईसॉप के स्कीम में एम्प्लॉय को सिर्फ पैसे नहीं, यानी सिर्फ सैलरी नहीं, एम्प्लॉयर के स्टॉक ऑप्शंस मिलता है जो वो सस्ते में खरीद सकता है, और फ्यूचर में जाके ये बाहर बेच भी सकता है। ठीक है, ये जो पेपर का टुकड़ा उसको मिला, वो आगे जाके बेच भी सकता है। पेपर का टुकड़े को अब से हम ईसॉप कहेंगे। द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू? विल गो टू सोहो शो। ठीक है, ये एक इस तरीके का मैकेनिज्म है जहां पे एम्प्लॉयज को कंपेंसेट किया जा रहा है विद इक्विटी, इंक्रीजिंग इक्विटी इंटरेस्ट ओवर टाइम। ऐसा क्यों किया जा रहा है? आजकल के स्टार्टअप स्पेयर में ये बहुत ज्यादा कॉमन है। और ये इसलिए भी कॉमन है क्यों? क्योंकि स्टार्टअप्स के पास एक तो पैसे नहीं है, दूसरा, सी जैसे ग्रोथ होती है तो एम्प्लॉय को भी ओनरशिप फील होती है, वो भी फील होता है कि उसने भी पार्टिसिपेट किया है, और उसको अगर उस कंपनी का एक हिस्सा मिल जाए तो वो उसके साथ उस कंपनी का पार्ट बन जाता है। तो एक तरीके से ये एंकरेजमेंट है एम्प्लॉयज के लिए। दूसरा, उस टाइम पे कंपनी के पास शायद पैसे नहीं थे देने के लिए, बट उस कंपनी ने कुछ तो दिया उसके बदले में। तो फ्यूचर डेट पे वो एम्प्लॉय सेल करके भी जा सकता है और उसको इनकैश कर सकता है। ठीक है,
तो इनिशियली स्टार्टअप स्कीम में क्या होता है, स्टार्टअप एनवायरनमेंट में सब मिलके मेहनत करते हैं ताकि वो कंपनी की एक वैल्यूएशन तक ले जाए, और फिर या तो वो रहते हैं अंदर तब तक जब तक और ना बढ़ जाए उस कंपनी की वैल्यूएशन या उस कंपनी की वर्थ, या फिर जब उनको चाहिए वो एग्जिट करके वहां से निकल जाते हैं। तो आज हम क्या कवर कर रहे हैं, आज हम ये कवर कर रहे हैं कि एम्प्लॉयज के एंगल से, यानी किसी अगर एम्प्लॉय को ये समझना है कि उसके हाथ में कैसे टैक्सेस का इम्पैक्ट होगा, उसकी कैसे कमाई होगी, वो पार्ट हम देख रहे हैं, एम्प्लॉयर के एंगल से आज नहीं देख रहे। ठीक है, तो दो स्टेजेस है। एक, जब उसको मिल रहा है, ठीक है, अब मिलता है इतनी आसानी से नहीं है। पहले तो क्या होता है, पूरा स्कीम बनाते हैं, ठीक है, फिर बोलते हैं इतना टाइम आप कंपनी के साथ रहो तो मैं आपको ये एक्सरसाइज करने का ऑप्शन दूंगा। लॉजिकल है ना, ऐसे ही थोड़ी ना ज्वाइन हो गया और सीधा ओनर बना दिया, ऑप्शंस दे दिए या ये सब दे दिया। तो कुछ तो कंडीशन लगाने पड़ेंगे, तो बोलते हैं कि थोड़े टाइम आप रहो कंपनी के साथ, दैट कुड बी एनीथिंग डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी, दैट कुड बी अ ईयर 2 ईयर। तो इसको वेस्टिंग पीरियड बोलेंगे, टेक्निकल भाषा बोल रहा हूँ बट वेस्टिंग पीरियड, इतने टाइम वो रहेंगे, फिर उसके बाद वो उसको ग्रांट होगा। ठीक है, उसमें भी एक प्राइस सेट होगी जो स्टार्टिंग में ही बताया जाएगा कि चलो ठीक है ये प्राइस पे तुमको दे देंगे। ठीक है, तो ग्रांट पीरियड में उनको प्राइस भी बता दिया जाएगा, और फिर वो एक्सरसाइज प्राइस कहते हैं उसको, वो प्राइस पे वो उस स्टॉक को खरीद लेगा। तो जैसे मैंने कहा 10 रुपए की चीज 2 रुपए में दे रहे हैं, 10 कार्ड की चीज 2 कार्ड में दे रहे हैं, तो वो एग्जाम्पल में जो 2 कार्ड वो दे के खरीद रहा था 10 रुपए का ऑप्शन, दैट वाज एक्सरसाइज प्राइस। अब ऑफकोर्स एक्सरसाइज प्राइस पे भी, जिस दिन पे वो एक्सरसाइज कर रहा है उस दिन पे भी कंपनी की मार्केट प्राइस तो कुछ और ही होगी, क्योंकि एक साल जब वो था तब तक भी कंपनी मेहनत कर रही थी, अपनी वैल्यू को ऊपर ले जा रही थी, बढ़ा रही थी, तो एक हायर वैल्यूएशन पे उसके पास रहेगा। एंड वो अगर एक्सरसाइज करता है, बिकॉज इट्स एन ऑप्शन, यस या नो दोनों बोल सकता है वो बोल सकता है मुझे नहीं चाहिए, या वो ये भी बोल सकता है कि मुझे चाहिए दे दो। तो वो ऑप्शन अगर एक्सरसाइज कर लेता है तो उसको शेयर्स दिया जाता है। दिस इज हाउ ESOPs रन। सेकंड, टैक्स तभी भी आएगा जब उस ऑप्शन जो, अब तो उसको शेयर्स मिल गए, जब वो शेयर्स को बेचने जा रहा हो, उसको लग रहा है कि अब शेयर्स, अब ये पेपर के टुकड़े का क्या करूं, मैं इनकैश कर लेता हूँ, या तो वो जॉब छोड़ रहा होगा या जॉब पे रहते रहते भी बेच रहा होगा, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, तो वो चाहे तो उसको इनकैश कर सकता है, बट उस टाइम पे भी टैक्स का इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, हमारे एग्जाम्पल में हमने सिर्फ पहले टाइम का टैक्स का इम्पैक्ट देखा। एग्जाम्पल, अक्टूबर 1 2021 में, सब लोग ध्यान से देखेंगे, एक ऑप्शन दिया गया था 1000 शेयर खरीदने का 1 साल बाद। ठीक है, 1 अक्टूबर 2022 को एग्जैक्टली 1 साल बाद एक्सरसाइज प्राइस 10 रुपया रखा गया। उस टाइम पे उसका फेयर मार्केट वैल्यू 100 रुपया था, और 31 जनवरी, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने बाद उसने वो शेयर्स को बेचा 120 रुपए में। मैंने बोला दो स्टेज पे होता है, तो दोनों स्टेजेस देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेज, 1 अक्टूबर 2022, यानी ये 1 अक्टूबर 2022 में क्या हुआ, 10 रुपए में 100 रुपए की चीज मिली, करेक्ट, तो इनकम कितना, वेरी गुड, क्लियर ना, 90 रुपए का फायदा। तो ये 90 इंटू 1000 शेयर्स, 90,000 रुपया क्या होगा, उसकी सैलरी में ऐड हो जाएगा, और उस पर TDS कैलकुलेट होगा। एम्प्लॉयर जो भी TDS उस पर बनता है वो कैलकुलेट करेगा और उसको काटेगा। क्लियर। सेकंड, जब वो बेच रहा है, अब 10 रुपए की चीज उसको 100 रुपए में मिली थी, ठीक है, तो हमने टैक्स भी 100 रुपए के हिसाब से कैलकुलेट किया। ठीक है, तो उसकी प्राइस अज्यूम कर लो कि 100 रुपया हो गई है, ऐसा बोलता है। ठीक है, टैक्स के लिए उसकी प्राइस 100 रुपया, अभी भी एम्प्लॉय ने 10 रुपए में ही खरीदा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 90 रुपए पे ऑलरेडी गवर्नमेंट ने टैक्स ले लिया था ना, तो गवर्नमेंट ये कंसिडर करती है कि 100 रुपया उसकी प्राइस हो गई है। अब वो जब बेच रहा है तो 20 रुपए पे और इनकम टैक्स दे। क्लियर। सो 120 माइनस 100 इंटू 1000, 20,000 उसका गेन टैक्स हो जाएगा, क्योंकि शेयर्स बेचने में कैपिटल गेन्स होता है। ठीक है, अब कैपिटल गेन्स कैसे टैक्स होंगे, होल्डिंग पीरियड अगर 24 महीने से कम है तो शॉर्ट टर्म, और 24 महीने से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म। इस तरीके से ये टैक्स होंगे। अब ये कौन बताता है कि 120 है कि 130 है, 140 है। तो अगर आपकी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है तो फिर तो स्टॉक मार्केट बताता है ना, डिमांड सप्लाई का गेम है, जो भी जितने में भी लेने को रेडी है उतने में बेच देंगे। बट अगर ये प्राइवेट लिमिटेड है, ओ प्राइवेट लिमिटेड भी ESOPs दे सकती है, हाँ दे सकती है।
तो अगर ये प्राइवेट लिमिटेड है तो उसको वैल्यूएशन कराना पड़ेगा रजिस्टर्ड वैल्यूअर से, जो एक प्रोफेशनल होता है जिसका काम सिर्फ वैल्यूएशन का होता है, और वो एक्सपर्ट होता है किसी भी कंपनी की शेयर्स का वैल्यू डिराइव करने के लिए। तो वो बताएगा कि 120 है या क्या है। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है एज एन एम्प्लॉय, कितने का गेन हो रहा है और उस पर अप्रोप्रिएट टैक्स भर देना। टैक्स स्लैब रेट से पे भी हो सकता है या कोई पर्टिकुलर रेट ऑफ ये भी हो सकता है, विद इंडेक्सेशन विदाउट इंडेक्सेशन भी हो सकता है, सब डिपेंड करता है होल्डिंग पीरियड पे और किस टाइप का गेन हो रहा है उसमें। और एम्प्लॉय के जो पेरोल है उसका जो पे स्लिप है उसमें स्टॉक ऑप्शंस करके एक चीज ऐड हो जाती है, और वो स्टॉक ऑप्शंस उसके पे स्लिप में ऐड होता है। ये फर्स्ट केस है जब उसको मिल रहा था, इस तरीके से ऐड हो जाता है और वो उसके टोटल अर्निंग्स का पार्ट बन जाती है। भले उसको उस टाइम पे बैंक में पैसे नहीं मिलते उतने, ठीक है, बट एक ऑप्शन जरूर है। सो दिस वाज ESOPs फॉर यू। ऐसे भी सिचुएशंस आएंगे जहां पे आप देख रहे हो कि आपके क्लाइंट्स जो है वो कोई फॉरेन कंपनी के लिए काम कर रहा है, और सिमिलर सिचुएशन होगी जहां पे उनको ESOPs, फॉरेन में इसके अलग अलग नाम है, रेस्ट्रिक्टेड स्टॉक यूनिट्स, है ना, और भी काफी अलग अलग तरीके के नाम होते हैं। तो जो भी नाम है, इंडियन इनकम टैक्स के लिए ये इसी तरीके से काम करेगा, इनकम टैक्स एक्ट के लिए, कि आपको जब मिला, आपकी कमाई हुई, तो आपके सैलरी में ऐड होनी चाहिए और उस पर नेसेसरी TDS कटना चाहिए। और अच्छा, ऐसे भी करते हैं कि सपोज उन्होंने एक इंडियन कंपनी एस्टेब्लिश की लेकिन ESOPs दिए अपने फॉरेन कंपनी के, ऐसे भी होता है। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट, ये मैं बात आपको क्यों बता रहा हूँ, इज बिकॉज इस पे फॉरेन कंट्री में भी टैक्स कटा होगा, ठीक है। सो हमें ये ध्यान रखना है कि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट क्या बोल रहा है, फॉरेन इंडिया का जो फॉरेन कंपनी के साथ, फॉरेन कंट्री के साथ जो ट्रीटी है वो क्या बोल रहा है। मोस्ट प्रोबेबली यही होता है कि उसको यहाँ पे रिबेट मिल जाता है। सो हमें उसका अप्रोप्रिएट रिबेट कैलकुलेट करके नेट टैक्स पे अराइव करना है, ये सारी चीजें। और इसके अलावा उसको हो सकता है डिविडेंड मिल रहा हो, इंटरेस्ट मिल रहा हो, तो वो सब पे भी टैक्स कैलकुलेट करना है हमें, ठीक है। दिस इज स्पेशली इफ अ फॉरेन कंपनीज ESOPs has been allotted to the employee। खर्चा कंपनी का है वैल्यू कराने का, क्योंकि जब वो दे रही है अपने एम्प्लॉयज को, तो उसको भी तो TDS काटना है। तो वो TDS कैसे काटेगी? TDS काटने का रिस्पॉन्सिबिलिटी तो एम्प्लॉयर पे है। दूसरा, जब दे रही है तब एम्प्लॉय को बताना भी तो पड़ेगा कितने की वर्थ का शेयर्स दे रहे हो। और ये एक रजिस्टर्ड वैल्यू और एक इंडिपेंडेंट पार्टी होता है, कंपनी का आदमी नहीं होता। ऐसा नहीं कि रजिस्टर्ड वैल्यू कंपनी के पेरोल पे होगा, वो बाहर का ही बंदा है। इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स होते हैं। तो वो लोग इश्यू करते हैं एक सर्टिफिकेट जिसमें वो लोग लिख के देते हैं कि वैल्यू डिराइव भी कैसे हुआ, क्या बेसिस था उनके वैल्यूएशन, पूरा एक प्रॉपर रिपोर्ट देता है।